को यस सर। ये सर आ रही है। ये सर आ रही। तो पिछली दफ़ा हम लोगों ने बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी हमने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी जिसके हमने स्टेजेस देखी थी, अगर आपको याद हो। तो किसी को याद है कि हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से करना क्या चाहते थे, ऑब्जेक्टिव क्या था? कब इस्तेमाल करते हैं? प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज के बारे में कुछ याद है क्या होती थी? आप लोगों को मैंने कहा था देख के आइएगा थोड़ा सा। जी काशिफ, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? यस सर। क्या पूछा मैंने? सर आपने पूछा कि प्रोबेबिलिटी सर पोस्टीरियर और उस उसमें क्या जी, तो क्या डिफरेंस होता है? सर मैंने रिवाइज नहीं किया था सर। अच्छा, पिछली क्लास से याद भी नहीं है कुछ? ये देखिए, हम लोग बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक की बात कर रहे थे। जब आपके पास दो इवेंट्स हों, कोई भी जेनेरिक इवेंट्स ए और बी की मैं बात करता हूँ, तो आपके पास कोई दो इवेंट्स हैं और आप उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ज़ाहिर स्टार्ट करते हैं। अब हम इस स्टेज पे आ गए कि आपको ये पता होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सही है ना? ज़ाहिर है कि जब मैं इस तरह से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ इवेंट्स को, इसका मतलब ये है कि बी आपका कंडीशनिंग इवेंट है और उसका इफेक्ट आपके इवेंट ए पे पड़ रहा है। ठीक है, तो अब प्रायर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, आप ये कहते हैं कि जो इवेंट आपका फर्स्ट स्टेज में होता है जो कि बाद में कंडीशनिंग इवेंट बनता है, मसलन यहाँ पे इवेंट बी है जो कि आपका कंडीशनिंग इवेंट है, तो जाहिर है कि आप अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी देख रहे हैं, इसका मतलब आप ये प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि बी के होने के बाद ए पे क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका इवेंट बी जो है दैट हैज़ कम टू पास। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी या इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट स्टेज की प्रोबेबिलिटी क्या थी, राइट? ये यहाँ पे आपको याद हो, या यहाँ पे जो प्रायर प्रोबेबिलिटी या इनिशियल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होती एज सच, मतलब कि इट इज़ रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट स्टेज की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जब आप कंडीशनिंग इवेंट आपका इवेंट बी है तो इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी सिंपली लिखी जाएगी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इसके बाद अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई गई है ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज़ अकर्ड, तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ये होगी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट स्टेज इवेंट अकर्स गिवन दैट यू नो व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेज। तो जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर की रिवर्सल करते हैं, ज़ाहिर स्टेज आपकी उसी तरह से रहेगी, जो जो काम आप फर्स्ट स्टेज में कर रहे होंगे वो फर्स्ट स्टेज में ही होगा, लेकिन अब अनसर्टेनिटी जो है वो स्विच हो गई है। पहले आप अनसर्टेन थे कि सेकंड स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में आपको पता था कि इवेंट बी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब आप इस बात पे सर्टेन है कि सेकंड स्टेज में इवेंट ए सेटिस्फाई हो रहा है और आप प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि क्या लाइक्लीहुड है कि इवेंट बी जो है वो फर्स्ट स्टेज में होगा, सॉरी इवेंट बी जो है वो हाँ फर्स्ट स्टेज में सेटिस्फाई होगा या नहीं। तो अब आप बेसिकली पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने बेस थ्योरम इंट्रोड्यूस किया था और हमने कहा था कि बेस थ्योरम की मदद से अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता हो और आपको टोटल प्रोबेबिलिटी इनिशियल प्रोबेबिलिटी पता हो तो उनकी मदद से आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपको ना भी पता हो तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से ये वाली इनिशियल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जो कि आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा रिकैप था। अब अगेन जब हम यहाँ पे बेस थ्योरम या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मल्टीपल स्टेज इवेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, यानी कि अब आपके पास एटलीस्ट 2 स्टेजेस के अंदर प्रॉब्लम हो रहा होगा, तभी आप जाहिर है कि
एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि सेकंड स्टेज में या कोई दूसरा इवेंट जो है उसके होने का क्या चांस है गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड। तो ये एग्जांपल लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, इसका हमने ट्री डायग्राम बनाया था कि आपके पास 4 टेक्नीशियंस हैं जो कि किसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर रिपेयर्स परफॉर्म करते हैं जब ब्रेक डाउन होता है। आपको ये बताया गया था कि 4 टेक्नीशियंस हैं और उन 4 में से हर की किसी पर्टिकुलर ब्रेक डाउन को सर्विस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेट्स सपोज कोई एक बंदा जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है इस काम के लिए, तो वो मसलन टॉम है, वो ज़्यादा टाइम लगा सकता है रिपेयर के ऊपर, इसलिए वो ज़्यादा ब्रेक डाउन को सर्विस करता है। और उसके बाद ये बताया गया था कि जब भी कोई भी एक बंदा रिपेयर करता है तो उसके अंदर एक चांस है कि वो रिपेयर इनकम्प्लीट छोड़ दे। तो फिर हर इंडिविजुअल टेक्नीशियन की आपको ये बताई गई थी कि इनकम्प्लीट रिपेयर का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगेन ये एक मल्टी स्टेज प्रॉब्लम है कि फर्स्ट स्टेप में आप टेक्नीशियन सेलेक्ट करना है। पूछा ये गया था कि अगली दफ़ा जब आपकी प्रोडक्शन लाइन पे कोई प्रॉब्लम आता है और रिपेयर आपका इनकम्प्लीट होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दिस इनिशियल रिपेयर वाज मेड बाय स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जेनेट थी। तो बेसिकली एक 2 स्टेज प्रॉब्लम है जहाँ पे आप जाहिर है पहले ये डिटरमिन करेंगे टेक्नीशियन कौन था, फिर आप डिटरमिन करेंगे कि गिवन दैट ये बंदा टेक्नीशियन था तो क्या चांस है कि मेरा रिपेयर कंप्लीट था या इनकम्प्लीट था। ये भी हम लास्ट टाइम देख चुके थे। ठीक है, तो मेरे पास 4 टेक्नीशियंस थे। फर्स्ट स्टेज में मेरे पास ये 4 चॉइसेस थी, राइट। कोई भी ब्रेक डाउन हुआ, now I have to choose the person who will service the breakdown। और इनकी ज़ाहिर प्रोबेबिलिटीज़ मुझे एक तरह से पता है क्योंकि आई नो कि कितने परसेंटेज ऑफ ब्रेकडाउन्स को कौन सर्विस करता है। ठीक है, तो ये मैं प्रॉब्लम सेटअप जो है इस दफ़ा ज़रा इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये लास्ट टाइम हमने देखा था। किसी को ना समझ आए तो पूछ सकता है। और जब बंदा सेलेक्ट हो गया तो हर बंदे के लिए आगे 2 ऑप्शंस हैं कि रिपेयर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है इनकम्प्लीट रिपेयर की प्रोबेबिलिटीज हर बंदे के लिए, तो जाहिर है कि आप उस बंदे की कंप्लीट रिपेयर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे कहा गया जेनेट मेक्स एन इनकम्प्लीट रिपेयर 1 टाइम इन 20, तो कंप्लीट रिपेयर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नाइनटीन आउट ऑफ 20। 19 आउट ऑफ 20। ठीक है, क्योंकि अगर 20 दफ़ा ये रिपेयर कर रही हैं तो उसमें से एक दफ़ा ख़राब करती हैं, इसका मतलब बाकी दफ़ा वो ठीक कर रही हैं। इसी तरह बाकी भी हर इंडिविजुअल टेक्नीशियन की आपको इनकम्प्लीट रिपेयर की प्रोबेबिलिटीज़ पता थी जिनसे कि आप कंप्लीट रिपेयर की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। वैसे कंप्लीट निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप ट्री डायग्राम बना रहे हैं तो जाहिर है कि आपको दूसरा ब्रांच ऑफ आउटकम भी डिस्प्ले करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिर्फ इनकम्प्लीट रिपेयर की लिखता जाता हूँ। 1/10 फॉर टॉम, 1/10 फॉर जॉर्जिया और पीटर के लिए 1/20। ठीक है, अब अगेन पूछा आपसे क्या गया, फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन लाइन डायग्नोज्ड एज बीइंग ड्यू टू एन इनिशियल रिपेयर दैट वाज इनकम्प्लीट, तो यू नो दैट द रिपेयर इज नाउ इनकम्प्लीट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। यानी कि अब जो आगे बात जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो इवेंट उसके बारे में आप अनसर्टेन है, और जो आपको पीछे इंफॉर्मेशन बता दी गई है इसका मतलब कि दिस इज सर्टेन कि ये हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इनिशियल रिपेयर वाज मेड बाय जेनेट। तो यू डू नॉट नो कि रिपेयर इनिशियल रिपेयर किसने किया था। अब आप चांस इवेल्युएट करना चाहते हैं कि उसमें कि जो पॉसिबिलिटीज थी 4 लोगों की उनमें से क्या चांस है कि जेनेट थी जिन्होंने ये इनकम्प्लीट रिपेयर किया। तो आपको ये पता है कि रिपेयर इनकम्प्लीट था, तो दिस इज अ कंडीशनिंग इवेंट। ठीक है, यानी ये सर्टेन है अब। और ये सर्टेन नहीं है जिसका चांस आप इवेल्युएट करना चाहते हैं कि टेक्नीशियन जो थी वो जेनेट थी, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, आपको जो फर्स्ट स्टेज की प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं जाहिर है कि इनके ऊपर कोई प्रायर कंडीशनिंग इवेंट नहीं लगा हुआ, तो ये सारी जो है ये सिंपल इवेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी कि ये बेसिकली इनिशियल या प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं। सही, तो इनको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके क्विज़ेस के हवाले से मैंने देखी थी कि कुछ लोग जो हैं वो इवेंट्स को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आगे कैलकुलेट ठीक कर लेते हैं लेकिन जो इवेंट की रिप्रेजेंटेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इवेंट आगे जैसे कैलकुलेट सही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना था और वो आपने सपोज इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इस तरह से निकाल लिया, तो इस तरह की फॉर्मुलेशन ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने ये किया जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इस तरह का
जो रिक्वायरमेंट थी, जो फॉर्मूला था वो ठीक लगाया, उन्होंने यहाँ पे जो इवेंट है वो सही रिप्रेजेंट नहीं किया, तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि वो गलत इवेंट की गलत प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इस ये चीज़ भी गलत है। तो आपने जो इवेंट्स की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है वो भी सही लिखनी है। और जाहिर है कि उसके बाद फिर ये होता है कि कुछ लोगों ने जब खुद कैलकुलेट करते हुए इवेंट गलत लिखा होता है, तो अगले पार्ट में जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो उनको मिलता नहीं है, फिर वहाँ पे कोई गलत वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए भी खुद आसानी है कि आप ये वाले जो इवेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है उसको सही से इस्तेमाल करें, ताकि आप स्टैंडर्ड नोटेशन पे चलें और आप फार्मूलाज को सही से इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे ये वाली जो सेकंड स्टेज की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनको मैं किस तरह से लिखूंगा? फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रांच की प्रोबेबिलिटी जो है, ये इवेंट क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूं? कोई बता सकता है? So J intersection I. जे इंटरसेक्शन आई का क्या मतलब होता है इन वर्ड्स? So basically, if both J and I events need to occur. जी, तो जे इंटरसेक्शन आई जो होगा उसका मतलब ये है कि आपके पास टेक्नीशियन जेनेट थी और आपके पास रिपेयर जो था वो इनकम्प्लीट था। अब देखिए कि ये जो इवेंट है ये असल में इस पूरी ब्रांच का आउटकम है, ठीक है? यानी कि ये पूरी ब्रांच जब आप फॉलो करते हैं तो उसका आउटकम जो आप लिखेंगे वो जे इंटरसेक्शन आई होगा। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी इस ब्रांच पे लिखी गई है, ये सिर्फ इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी, ये पूरे की स्टार्ट से नहीं है, ठीक है? जे इंटरसेक्शन आई जो होगी असल में, अब देखिए ये वाली जो प्रोबेबिलिटी 1/20 लिखी गई है, ये है कि Jeanette makes services 20% of the breakdowns and makes an incomplete repair one time in 20. असल में this is the probability that the repair will be incomplete given that the technician was Jeanette. और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये सिर्फ इस ब्रांच की है, इस पोर्शन ऑफ द पाथ की है। जब आपको टेक्नीशियन सेलेक्ट हो गया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिपेयर इनकम्प्लीट होगा। और जो ओवरऑल इवेंट है जे इंटरसेक्शन आई, वो आपके स्टार्ट पॉइंट से पूरी पाथ की क्यूमुलेटिव एक तरह से प्रोबेबिलिटी को देखता है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन आई होगा वो इन दोनों पोर्शंस के प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा। यानी कि अगर आप इसको बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के साथ भी देखें तो वो आपको कहता है कि आप इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट। तो बेसिकली ये जो पाथ के आपके पास दो पोर्शंस बनते हैं, क्योंकि आपके पास दो स्टेजेस हैं तो दो डिविजन्स बनती हैं पाथ में अप टू रीच टू द फाइनल आउटकम। तो आपने उन दो पोर्शंस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लेना है, यानी 0.2 टाइम्स 1/20 जो है आपके पास, वो जे इंटरसेक्शन आई के इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इंटरसेक्शन इवेंट है वो इनका फाइनल आउटकम है जो आप पूरा पाथ फॉलो करते हैं। लेकिन जब मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने लिखी है, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड स्टेज का इवेंट होगा गिवन दैट फर्स्ट स्टेज में मेरे पास ये इवेंट हो चुका है। मसलन अगर मैं यहाँ पे इस पाथ की इवेंट को लिखूं, सिर्फ इस हिस्से की जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी गई है, तो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर इज इनकम्प्लीट गिवन दैट द टेक्नीशियन वाज जॉर्जिया। यानी आप डिफरेंशिएट ये करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी रिपेयर इनकम्प्लीट है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट। डिफरेंशिएट ये कर रहे हैं कि सेकंड स्टेज में रिपेयर इनकम्प्लीट होगा गिवन दैट फर्स्ट स्टेज में ये पर्टिकुलर बंदा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। और अगेन यहाँ पे जी इंटरसेक्शन आई जो होगा वो इन दोनों सेगमेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा, ठीक है? ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जे गिवन आई को आप किस तरह से एवेल्युएट करेंगे? अब यहाँ पे आपको गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर प्रायर प्रोबेबिलिटीज पता है टेक्नीशियंस के सिलेक्शन की, और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पता है कि इवेंट के रिपेयर कंप्लीट या इनकम्प्लीट होगा गिवन दैट टेक्नीशियन कौन था। पूछा जब आपसे ये गया है कि टेक्नीशियन कौन होगा गिवन दैट द रिपेयर इज इनकम्प्लीट, तो जाहिर है दिस इज अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो कि आपसे मांगी जा रही है। तो जहाँ पे भी आपको
आपसे पूछी जो प्रोबेबिलिटी जाए वो कंडीशनल हो और उसके अंदर इवेंट्स रिवर्स्ड हो, यानी कंडीशनैलिटी रिवर्स्ड हो कंपेयर टू जो आपको प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन गिवन है। जिस तरह यहाँ पे आपसे पूछा जो जा रहा है उसमें कंडीशनिंग इवेंट सेकंड स्टेज पे है, और जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनिंग इवेंट फर्स्ट स्टेज पे था। तो जब आपके पास स्टेजेस स्विच हुई हैं कंडीशनिंग इवेंट की, तो आपको पता है कि अब आप प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज से डील कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने बेस थ्योरम इस्तेमाल करना है, और बेस थ्योरम की हमने काफ़ी इन डेप्थ फाइनल फॉर्म देखी थी कि क्या बनती है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ फर्स्ट स्टेप इसका देखिए तो ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ही आता है कि आपसे पूछा जा रहा है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जे गिवन आई, तो इसको आप लिख सकते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन इस्तेमाल करके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन आई डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट हमेशा, तो प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर विल बी इनकम्प्लीट। अब अगर आप गिवन इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करें तो आप पहले पाथ को फॉलो करके ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन आई तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इत्तेफाक से निकाल भी ली है। ठीक है कि आपने वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली और आपने प्रायर प्रोबेबिलिटी ली और उनका प्रोडक्ट लेके आपने पूरा पाथ फॉलो किया और आपने उन पर्टिकुलर दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन इवेंट के आउटकम आपने देख लिया। तो ये वैल्यू तो आपके पास आ गई है 0.01। बेस थ्योरम में भी आप देखिए कि आगे यही किया गया था कि इस पर्टिकुलर टर्म की मजीद अगेन आपने एक्सपैंड किया था यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप दो तरीके से लिख सकते थे डिपेंडिंग ऑन कंडीशनिंग इवेंट कौन सा, राइट। तो ये दोनों फॉर्मुलेशंस जो थी इक्विवेलेंट थी। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आप ये वाली फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर न्यूमरेटर को रिप्लेस करने के लिए आप अपोजिट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको अपोजिट कंडीशनिंग के साथ वैल्यूज पता है। जिस तरह यहाँ पे आपको आई गिवन जे पता है, आपको जे गिवन आई नहीं पता थी। तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये किया कि आपने जे इंटरसेक्शन आई को एज रीराइट किया है बेसिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ probability of I given J and probability of J prior probability। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की इसकी बेसिकली मैंने वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब गिवन इंफॉर्मेशन में से हम ये वाली डिनोमिनेटर की टर्म किस तरह से निकालेंगे? व्हाट इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर विल बी इनकम्प्लीट? ये कहाँ से हमारे पास आएगी? Any idea? So can you repeat the question? मैं पूछ रहा हूँ कि हमने न्यूमरेटर की टर्म तो निकाल ली, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इवेल्युएट करनी है। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है प्रायर प्रोबेबिलिटी या इनिशियल प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर विल बी इनकम्प्लीट रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये किस तरह से अब मैं निकाल सकता हूँ गिवन द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव? सर वो हर ब्रांच में जाके आई निकालेंगे, आई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे उसे? सर ऐड कर देंगे सारों को। जी, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने के लिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। और ये याद रखिए कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के लिए ये प्री रेक्विजिट है कि बेसिकली आप अब करना ये चाहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कि दिस वुड बी द सम ऑफ ऑल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ आई, यानी कि अब आपके पास आई जो है वो अनसर्टेन इवेंट हो तो आप सॉरी हमने बात की थी लास्ट टाइम कि इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे आई इंटरसेक्शन जे प्लस आई इंटरसेक्शन टी। बेसिकली आप ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ऐसे इवेंट्स हैं, आपने सही कहा कि सेकंड स्टेज में जहाँ पे आपके पास रिपेयर इनकम्प्लीट आ रहा है तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज इस्तेमाल करके आप उनको सम करना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा इस प्रॉब्लम पे ये एप्लीकेबल है, लेकिन किस तरह से है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की एक प्री रेक्विजिट था कि जितने भी आपके पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कंडीशनिंग इवेंट्स हैं, यानी कि जाहिर है अब आप इसको रीराइट करते थे जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, इसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है आई गिवन जे टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जे। लेकिन
इस तरह से सम करने के लिए ज़रूरी एक चीज़ थी कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट स्टेज कंडीशनिंग इवेंट्स थे वो इस तरह से एग्जॉस्टिव हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। कोई बता सकता है इसकी वजह क्या थी? लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये ज़रूरी होता है कि जो भी इवेंट है जिसकी आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो उससे जो डिफरेंट स्टेज के पे मौजूद इवेंट्स हैं जिनकी इंटरसेक्शन की मदद से आप सबको ऐड करके इस पर्टिकुलर इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ज़रूरी यह है कि वो जो दूसरी स्टेज के इवेंट्स हैं वो सारे आपस में एग्जॉस्टिव हों और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। एग्जॉस्टिव का मतलब ये था कि वो सारे इवेंट्स का अगर आप यूनियन लें मिला के, तो वो सैम्पल स्पेस को फिल करें, सैम्पल स्पेस का कोई भी आउटकम जो है वो अनअकाउंटेड फॉर ना रहे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हम शुरू से बात करते हैं कि आपस में उनके कोई ओवरलैप ना हो। तो बेसिकली अगर मैं इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, तो क्योंकि अब हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की मदद से इनकम्प्लीट इवेंट यानी सेकंड स्टेज के ऊपर लाई करने वाले इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो जितने भी फर्स्ट स्टेज इवेंट्स हैं उनका ज़रूरी है आपस में एग्जॉस्टिव होना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना। कोई बता सकता है क्या वजह थी ये दो प्रॉपर्टीज की, ये लाजमी होने की? देखिए, हमने कहा था कि जाहिर है जो सैम्पल स्पेस है वो सारे आउटकम्स को कवर करती है, तो सैम्पल स्पेस सारे टेक्नीशियंस की सिलेक्शन को भी कवर करती है, और जाहिर है कि सैम्पल स्पेस के अंदर ही रिपेयर कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने वाले इवेंट्स भी लाए करेंगे। और जाहिर है कि जो इनकम्प्लीट रिपेयर्स या कंप्लीट रिपेयर्स वाला सेक्शन है वो हर पर्टिकुलर टेक्नीशियन पे एप्लीकेबल है। तो कुछ हिस्सा उसका यहाँ पे, अगर सपोज ये मैं एक आर्बिट्रेरी हिस्सा रिप्रेजेंट करवाता हूँ इनकम्प्लीट रिपेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो एक टेक्नीशियन के साथ कॉमन होगा, ये वाला कुछ हिस्सा जो है वो टॉम के साथ कॉमन होगा, कुछ पीटर के साथ कॉमन होगा। इसी तरह मतलब जो चारों हैं उनका कुछ कुछ हिस्सा है जिसमें वो इनकम्प्लीट रिपेयर करते हैं। तो इनकम्प्लीट रिपेयर का इवेंट जो है वो फर्स्ट स्टेज इवेंट्स के साथ चारों के साथ कुछ हिस्सा शेयर करता है। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जब आप ये प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली आपस में ऐड करते हैं इंटरसेक्शन की, तो ज़रूरी ये है कि बेसिकली इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला जो चंक बन रहा है ये पहला इंटरसेक्शन इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, दिस इज आई इंटरसेक्शन पी, राइट? तो आप ये चाहते हैं कि जब आप इन पर्टिकुलर बिट्स एंड पीसेस को ऐड करें, तो कोई भी ऐसा पीस बाहर ना रह जाए जो आपने ऐड ना किया हो, जो कि तब हो सकता है सपोज यहाँ पे एक फिफ्थ टेक्नीशियन हो जो जो वो भी इनकम्प्लीट रिपेयर कर रहा हो, लेकिन अब वो अगर आपके पास इसके अंदर शामिल नहीं है, तो या वो एग्जॉस्टिव है, सपोज ये वाला आपके जो जॉर्जिया के रिपेयर्स हैं, नंबर ऑफ रिपेयर्स हैं वो इस तरह के हैं कि अब मिला के आपके पास सारी सैम्पल स्पेस नहीं कवर होती है, और आपके पास एक फिफ्थ अननोन टेक्नीशियन है जिसको आप अकाउंट नहीं कर रहे, तो वो भी कोई इनकम्प्लीट रिपेयर करेगा जो कि इवेंट आई में शामिल होना चाहिए और नहीं होगा अगर आप उसको शामिल नहीं करते। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, सपोज दोनों मिला के भी कुछ रिपेयर्स करते हैं, तो भी अगेन आपके पास वो जो सेगमेंट है वो दो दफ़ा काउंट हो जाएगा इस फॉर्मुलेशन के तहत। तो ज़रूरी ये था कि जितने भी सेगमेंट्स हैं वो एक एक दफ़ा काउंट हों, तभी आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ना कोई हिस्सा अनअकाउंटेड रह जाए, ना कोई हिस्सा दो या मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेज इवेंट्स सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और एग्जॉस्टिव हों। अब यहाँ पे ये एप्लीकेबल इसलिए है कि हमारे फर्स्ट स्टेज इवेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि वाकई ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि जब भी ब्रेक डाउन होता है तो इन चारों में से ही किसी ने उसको सर्विस करना है, रिपेयर करना है। अगर आप इनकी फर्स्ट स्टेज प्रोबेबिलिटी सम करते हैं, तो भी आपके पास इनका सम जो है वो 1 के इक्वल आता है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इनकी 1 आती है। तो दूसरी बात ये कि कहीं पे भी आपके पास डबल काउंटिंग नहीं हो रही, ओवरलैपिंग इवेंट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि दो टेक्नीशियन या तीन टेक्नीशियन मिल के भी एक रिपेयर पे काम करते हैं। बात यही की गई है कि एक बंदा इतने परसेंट को सर्विस करता है, दूसरा बंदा इतने पोर्शन को करता है, इसी तरह तीसरे चौथे अपने अपने पोर्शंस को कवर करते हैं।
तो टेक्नीशियन सिलेक्शन जो है, जो फर्स्ट स्टेज इवेंट्स हैं, वो सारे एग्जॉस्टिव भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। इसलिए आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, और ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते तो आप इस तरह से प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेकंड स्टेज इवेंट वो नहीं निकाल सकते, और फिर बेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भूलना नहीं है। लेकिन क्योंकि अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपका काम रिलेटिवली काफ़ी इजी है। अब आपने ये करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट ब्रांच के लिए जो ओवरऑल आउटकम की प्रोबेबिलिटी थी वो निकाल ली, इसी तरह आपने हर ब्रांच जिसके अंदर इनकम्प्लीट रिपेयर का जिक्र हो रहा है, यानी जहाँ पे भी आपके पास इनकम्प्लीट रिपेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इनकम्प्लीट रिपेयर, तो आप सारे वो वाली ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज ऐड करते जाएंगे जहाँ पे इनकम्प्लीट रिपेयर होता है, टेक्नीशियन जो मर्जी। तो आप बेसिकली ये चार प्रोबेबिलिटीज आपस में ऐड करेंगे। सही है यहाँ तक? यस सर। ये सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन चारों की क्या वैल्यूज आएंगी? पहली की तो निकाल ली, इसी तरह बाकी तीन की निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सर 0.06 आएगी दूसरे की। ठीक है, तीसरे की 0.015 जी, एंड चौथे की 0.005। 0.005 नहीं, देखें ये 1/20 है, साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.0025 आएगी। ठीक है, ये दो 1/20 वाले थे और दो 1/10 वाले थे। ठीक है, तो अब आपने इन सबको सम करना है बेसिकली। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इनकम्प्लीट रिपेयर है वो इन चारों का सम है, यानी कि 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.015 प्लस 0.0025। तो आपके पास अब एक ओवरऑल चांस आ गया कि जब भी कोई रिपेयर होता है, सॉरी, जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है तो क्या चांस है कि उसका इनकम्प्लीट रिपेयर होगा? दैट इज 0.0875, यानी कि बेसिकली 8.75% ऑफ ऑल ब्रेकडाउन्स आर रिपेयर्ड इनकम्प्लीटली। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नीशियन कौन था। आपने इन सबको ऐड करके लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके वो टेक्नीशियन वाला जो एलिमेंट था वो रिमूव कर दिया, एलिमिनेट करवा दिया, और अब आप देख रहे हैं कि गिवन द एंटायर सैम्पल स्पेस। अब याद रहे कि जब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ प्रायर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, इसका मतलब ये है दिस इज इक्विवेलेंट टू आई गिवन द एंटायर सैम्पल स्पेस, यू हैव नो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशनिंग इवेंट। तो अब बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी आपको बता रही है कि गिवन द एंटायर सैम्पल स्पेस, यानी कि जब भी आपके पास कोई ब्रेकडाउन होता है उसके अंदर आपके पास 8.75% रिपेयर्स ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। टेक्नीशियन का अब इसमें कोई जिक्र नहीं है। अब जो आपसे मांगी गई थी वैल्यू वो थी कि द प्रोबेबिलिटी that an initial repair that was incomplete was made by Jeanette, जिसको हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसकी मतलब रिप्रेजेंटेशन हम डिटरमिन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो रिक्विजिट वैल्यू है वो भी आ गई है फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एज 0.0875। ठीक है, तो जो बेस थ्योरम था जिसकी आप यहाँ पे इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक देखने में बड़ी सिंपल है, एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको हमने, चाहें तो आप डायरेक्टली फार्मूला जो है वो ये वाला इस्तेमाल करें और उसके अंदर ही सारी वैल्यूज ऐड करते जाएं, या आप स्टेप वाइज पहले न्यूमरेटर एवेल्यूएट कर लें। अगेन वो होगा इसी तरह से कि न्यूमरेटर आप एवेल्यूएट करेंगे एज दिस वैल्यू और डिनोमिनेटर आप एवेल्यूएट करेंगे एज दिस वैल्यू। लेकिन उम्मीद है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी कि एग्जैक्टली ये फॉर्मुलेशन कैसे आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उसकी डेफिनेशन अप्लाई की, जो कि किसी भी इवेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, हमारे पास आ गई। आपने वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ऑल्टरनेट डेफिनेशन वापस पुट की न्यूमरेटर में, विच इज अगेन एप्लीकेबल टू एनी टू जनरल इवेंट्स, वो भी आपके पास आ गई। और आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हुआ
और यहाँ पे याद रहे कि आपके पास दो बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, सिर्फ तब आप डिनोमिनेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेकंड स्टेज इवेंट एंड फर्स्ट स्टेज इवेंट्स। वो ये हैं कि आपके पास फर्स्ट स्टेज इवेंट सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और एग्जॉस्टिव हों। तो जो बेस थ्योरम की जनरल स्टेटमेंट के अंदर भी ये कंडीशन है कि आपके सारे जो फर्स्ट स्टेज इवेंट्स हैं दे मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये दरअसल डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन से आती हैं। तो जो न्यूमरेटर एक्सप्रेशन है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मुलेशन से आ रही है, ये जेनेरिक है, ये किसी भी दो इवेंट्स पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडीशन आ रही है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की ही कंडीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? द प्रोबेबिलिटी that Jeanette made the repair given that it was incomplete is now 0.01 divided by 0.0875, which turns out to be around 0.114. सही है? Yes, sir. किसी को ना समझ आया हो ये किस तरह से सारा प्रोसीजर किया है? अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा कि प्रोबेबिलिटी एंड स्पेसिफिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स के अंदर ही बहुत ज़रूरी है कि आप इवेंट्स सही से आइडेंटिफाई करें कि आपको क्वेश्चन में किस इवेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है और उसको सेट नोटेशन में आप सही से रिप्रेजेंट करें। कुछ लोगों ने क्विज के अंदर इंटरसेक्शन और यूनियन को भी कंफ्यूज किया था, उससे भी आपके सारे जो सोल्यूशन होगा वो गलत हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि लाजमन दोनों इवेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है, व्हेन बोथ इवेंट्स आर अकरिंग। यूनियन का मतलब ये होता है, सपोज ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि आइदर ए और आइदर बी और बोथ। ठीक है, तो अगेन इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ए यूनियन बी का मतलब है कि आप उस हिस्से को भी कवर कर रहे हैं जहां पे सिर्फ ए सेटिस्फाई हो रहा है, बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, प्लस वो हिस्सा जहां पे सिर्फ बी सेटिस्फाई हो रहा है, ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, प्लस वो हिस्सा जहां पे दोनों एट अ टाइम सेटिस्फाई हो रहे हैं, विच इज द इंटरसेक्शन इवेंट। ठीक है, जहां पे दोनों सेटिस्फाई होते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि both events must be satisfied for the intersection event to be true। ठीक है, यानी कि अगर अगेन ये आपके पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो सिर्फ ये हिस्सा जो है जहां पे दोनों कॉमन है, दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दिस इज द इंटरसेक्शन इवेंट। जबकि यूनियन इवेंट जो है वो इन सारों का, इन तीन रीजन्स का सम है। और जब आपसे ये पूछा जाता है, सपोज अगेन दो इवेंट्स हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर इवेंट विल अकर, इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से कोई एक भी इवेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब आपसे नाइदर इवेंट का पूछा जाता है तो आपसे बेसिकली ये बाहर का हिस्सा पूछा जा रहा है जो कि ना ए में लाई करता है ना बी में लाई करता है। तो ये आप इवेल्युएट करेंगे एज नाइदर इवेंट इज बेसिकली 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वो वाला हिस्सा मिलता है जिसमें दोनों एट अ टाइम सेटिस्फाई बस नहीं होते। उसमें ए सेटिस्फाई हो सकता है while बी इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, या बी सेटिस्फाई हो सकता है while ए इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, या जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई ना हो रहे हो एट अ टाइम। वो सारे इवेंट्स, वो सारे रीजन्स आपको मिल जाते हैं जब आप इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाइदर इवेंट इज सेटिस्फाइड के लिए जरूरी है कि आप यूनियन सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में कंफ्यूज ना करें। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप सही से आइडेंटिफाई करें कंडीशनिंग इवेंट कौन सा है, यानी कि आपको कंस्ट्रेंड इवेंट कौन सा है, और अनसर्टेन इवेंट कौन सा है जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं है कि सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आप किस तरह से
एवेल्यूएट करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर आपको ज़ाहिर है मल्टीपल प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले उसको कैटेगराइज करना शुरू करें ताकि आपके सामने एक पिक्चर डेवलप हो कि हमें नोन क्या चीज़ है। ठीक है, सवाल है कि एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सेल्स 3 different brands of DVD players. Of its DVD player sales, 50% are brand 1, which is the least expensive, 30% are brand 2, and 20% are brand 3. Each manufacturer offers a 1-year warranty on parts and labor. It is known that 25% of brand 1's DVD players require warranty repair work, whereas the corresponding percentages for brands 2 and 3 are 20% and 10% respectively. इस यहाँ तक अभी इस स्टेटमेंट से अच्छा चलें आगे। आपसे पहला पार्ट में ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज बॉट अ ब्रांड 1 डीवीडी प्लेयर दैट विल नीड रिपेयर व्हाइल अंडर वारंटी। यहाँ पे सबसे पहली बात ये बताएं कि आपकी स्टेजेस कितनी हैं, या आपके पास दो मुख्तलिफ दो नहीं मतलब मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं वो कितने हैं। थ्री सर। 3? यस सर। कौन कौन से? सर हमारे पास 3 डिफरेंट ब्रांड्स है ना, तो एक ब्रांड 1 होगा और दूसरा ब्रांड 2 और तीसरा ब्रांड। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ B1, B2, B3, लेकिन ये अभी आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज द ब्रांड सिलेक्शन। कोई और कैरेक्टरिस्टिक भी है इंपॉर्टेंट इन डीवीडी प्लेयर्स की? अच्छा, सबसे पहले आप किस में इंटरेस्टेड है? ऑब्जेक्ट क्या आपका? डीवीडी प्लेयर्स है। डीवीडी प्लेयर्स के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? जैसे मारिया ने बताया 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं आपके पास, ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि ज़ाहिर है आपसे ये कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सेल्स 3 डिफरेंट ब्रांड्स, तो इसका मतलब है नो मोर देन 3, नो लेस देन 3। ठीक है, नो लेस देन 3 वाली बात तो ऑब्वियस है, ज़ाहिर है कि आपको ब्रांड 1, 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि नो मोर देन 3, स्पेसिफिकली 3 आपके पास है। This is important to check the criteria of whether the events are mutually exclusive and exhaustive later on, तो ये नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई डीवीडी प्लेयर्स की कि आपने देखना उनका ब्रांड क्या है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कोई है यहाँ पे? सर रिपेयर वर्क की है हमारे पास। जी, अब आपके पास हर ब्रांड का, जो भी ब्रांड का कोई बंदा परचेज करता है या शॉप सेल करती है, उसके अंदर एक लाइक्लीहुड है कि वो डीवीडी प्लेयर के अंदर रिपेयर वर्क की ज़रूरत होगी। वारंटी का जो कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है दैट इज़ नॉट वेरिएबल, क्योंकि आपको बताया गया है कि सब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं तीनों, ईच मैन्युफैक्चरर ऑफर्स अ 1 ईयर वारंटी, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वेरीज बिटवीन ब्रांड्स। वो एक सर्टन चीज़ है कि जो मर्जी वो प्रोडक्ट खरीदता है, जो मर्जी जिस मर्जी ब्रांड का डीवीडी प्लेयर खरीदा जाता है, वारंटी उसकी 1 साल की होगी। तो ज़ाहिर स्टेटिस्टिक्स में हम अनसर्टन इवेंट्स या अनसर्टन इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, वी विल नॉट फोकस ऑन द वारंटी कैरेक्टरिस्टिक। अगली चीज़ ये है कि it is known that 25% of brand 1's DVD players require warranty repair work. So this is an uncertainty. कि a certain proportion of a particular brand's DVD players have a fault, या they need warranty repair work, या someone claims the warranty on them. तो second characteristic आपके पास ये है कि is repair needed, ठीक है, again warranty के अंदर आप repair करवा रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं द इवेंट दैट इट नीड्स अ रिपेयर उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर से, और जाहिर है कि अगर रिपेयर नहीं चाहिए आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट एज आर कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगेन रिपेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक है रिपेयर रिक्वायरमेंट की, वो हर इंडिविजुअल ब्रांड के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि आपको कहा गया है ब्रांड 1 की डीवीडी प्लेयर्स के वारंटी रिपेयर की जो लाइक्लीहुड है वो 25% है। ब्रांड 2 के लिए वही कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज का मतलब जिस परसेंटेज की बात हो रही जिस कैरेक्टरिस्टिक की, उसकी परसेंटेज
ब्रांड 2 की यानी कि रिपेयर रिक्वायरमेंट की परसेंटेज 20% है, 3 की 10% है। तो अब ये आपस में वेरी कर रही हैं बाय ब्रांड। तो अब इस सारी इंफॉर्मेशन को मैं अपने ट्री डायग्राम पे किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? ज़ाहिर है सबसे पहले मैं हर ब्रांच के हर सेगमेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ अपने सामने, तो मेरे लिए चीज़ें इवेल्युएट करना और विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। इस वजह से मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, ज़रूरत या यहाँ पे एज सच मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है आप ट्री डायग्राम बनाएं, इट्स नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। यू माइट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अदरवाइज। तो सबसे पहली स्टेज है कि ब्रांड कौन सा है, ठीक है। पहली अनसर्टेनिटी ये है कि ब्रांड कौन सा था। तो आपको ये बताया गया है, अच्छा मैंने ब्रांड फर्स्ट स्टेज में क्यों रखा है, रिपेयर सेकंड स्टेज में क्यों रखा है, ये क्लियर है? कोई बता सकता है? व्हाई इजंट रिपेयर ऑन द फर्स्ट स्टेज? नबील शायद? इब्राहिम खालिद मौजूद है? इब्राहिम खालिद? जो लोग यहाँ पे जवाब नहीं देंगे उनकी फिर मैं एब्सेंट लगाऊंगा। नबील आप मौजूद हैं, बता सकते हैं क्या वजह है कि मैंने ब्रांड को फर्स्ट स्टेज में रखा है? इब्राहिम? सर प्रायर प्रोबेबिलिटी है सर ब्रांड सेलेक्ट करना सर, उसके बाद फिर रिपेयर की बारी आएगी सर। हाँ मतलब जाहिर है कि रिपेयर का जो इवेंट है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से गिवन है कि ब्रांड स्पेसिफिक रिपेयर प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। कि आपको बताया गया अगर ब्रांड 1 का प्लेयर है तो फिर रिपेयर का ये चांस है, अगर ब्रांड 2 का प्लेयर है तो फिर रिपेयर का ये चांस है। अगर ऑल्टरनेटिवली आपको एक इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती कि रिपेयर की ज़रूरत इतनों में पड़ती है, ठीक है, एक जेनेरिक है, सपोज समवन बाइज डीवीडी प्लेयर्स, लेट्स से 5% ऑफ देम नीड रिपेयर्स, तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये कि यू वुड हैव, अगेन ये मैं जो अभी ट्री डायग्राम बनाने लगा हूँ इस सवाल का नहीं है, दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एन ऑल्टरनेट केस, कि अगर आपको पहले ये बताया जाता है कि रिपेयर की प्रोबेबिलिटी जो है 5% ऑफ ऑल डीवीडी प्लेयर्स सोल्ड नीड रिपेयर्स, of those needing repairs, let's say 10% belong to brand 1, 50% are from brand 2, and 40% या जितने भी बचते हैं पीछे 40% are from brand 3। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन है कि आपको ओवरऑल सैम्पल स्पेस या ओवरऑल सोल्ड प्लेयर्स में से बताया गया था कि 5% को रिपेयर चाहिए होता है, और फिर जिनको रिपेयर चाहिए होता है उनमें से, यानी कि सपोज एक पर्टिकुलर शॉप है जैसे यहाँ पे है जो रिपेयर करती है, उसके पास रिपेयर के लिए आते हैं डीवीडी प्लेयर्स, सारे ज़ाहिर है जो उसके पास आएंगे वो फॉल्टी होंगे, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि 10% ऑफ दोज नीडिंग रिपेयर्स आर फ्रॉम ब्रांड 1, तो इसका मतलब ये कि उसके पास जितने भी फॉल्टी आ चुके हैं उनमें से फिर 10% ब्रांड 1 के हैं, 50% 2 के थे और 40% ब्रांड 3 के थे। तो वो आपकी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन किस तरह से है उसके अगेंस्ट आपने ट्री डायग्राम डेवलप करना या स्टेज डिसाइड करनी, क्योंकि हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है पहले कि ब्रांड्स जो सारे सेल होते हैं उनके रिलेटिव मार्केट शेयर किस तरह का है, और फिर इंडिविजुअल ब्रांड्स में आगे रिपेयर वर्क की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारा ट्री डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपने मतलब कहने का ये है कि अपनी सपोज जनरल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करके नहीं आपने ट्री डायग्राम बना देना, आपने देखना है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पोस्ट किस तरह से है, गिवन किस तरह से है, और उस लिहाज से देखना है कि स्टेज किस तरह से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटीज लिखना शुरू करूँ तो ज़ाहिर है जब मैं फर्स्ट ब्रांच के ऊपर
यानी कि फर्स्ट स्टेज में हर 3 ब्रांचेस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा, दोज वुड बी द इनिशियल प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि पीछे कोई कंडीशनिंग इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ब्रांड 1 जो है, सारे डीवीडी प्लेयर्स सोल्ड में से ब्रांड 1 का प्रोपोर्शन जो है वो 50% है, तो 0.5। अगेन दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल्स 0.3, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 वुड बी 0.2। इसके बाद जब मैं सेकंड स्टेज पे आता हूँ, तो अब यहाँ पे पीछे फर्स्ट स्टेज की सिलेक्शन कंस्ट्रेंड हो जाती है। तो अगर मैं इस बात से आगे स्प्लिट में की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ब्रांड 1 सिलेक्शन कंस्ट्रेंड है। तो जो भी मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगा उसके ऊपर, मतलब वो प्रोबेबिलिटी होगी कंडीशनल टू द सिलेक्शन ऑफ अ ब्रांड 1 डीवीडी प्लेयर। इसी तरह अगर मैं इस ब्रांच की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे रिपेयर या नीडिंग रिपेयर या नॉट नीडिंग रिपेयर, आइदर केस would be conditional to the event that I have already selected a brand 2 player. तो यहाँ पे this is the probability of needing a repair given that I have bought a brand 1 player, which is 0.25, because I know that 25% of brand 1's DVD players need warranty repair work. इसी तरह से अगर मैंने brand 2 का खरीदा तो probability 0.20 और यहाँ पे 0.10। ठीक है, everyone agrees with this representation? कोई सवाल किसी का? नो सर। ठीक है, तो अभी तक आपने अपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको एड्रेस करना स्टार्ट नहीं किया। अभी आपने प्रिलिमिनरी गिवन इंफॉर्मेशन को अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अरेंज किया। अब आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड परचेजर has bought a brand 1 DVD player that will need repair while under warranty। ये इवेंट अब क्या है? बेसिकली आप इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, व्हाट इवेंट इज दिस? Sir, probability of repair needed we bought one, sir. तो कंडीशनिंग इवेंट क्या है आपके पास? Sir, we bought a DVD player one. ठीक है, क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि what is the probability that a randomly selected purchaser has bought a brand 1 DVD player that will need repair while under warranty, यानी कि क्या चांस है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर ने ब्रांड 1 का डीवीडी प्लेयर लिया है जिसको अब वारंटी के अंदर रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो आप देखिए कि जो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों को इसका जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि पहले ये था कि बड़ा क्लियर होता था कि गिवन दैट, इस तरह की वर्डिंग होती थी, गिवन दैट दिस हैज हैपेंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल बी अनसर्टेन। अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन वही है, थोड़ा सा बस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अगेन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज बॉट अ ब्रांड 1 डीवीडी प्लेयर, और प्रोबेबिलिटी जो मांगी जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सो एंड सो परचेज विल नीड रिपेयर व्हाइल अंडर वारंटी। तो अनसर्टेन बात यह है कि रिपेयर चाहिए होगा या नहीं। तो कंडीशनिंग इवेंट ये है कि आपने ब्रांड 1 का प्लेयर लिया है, अनसर्टेन ये है कि रिपेयर चाहिए होगा या नहीं। तो इसका क्या आंसर आएगा? या किस तरह से निकालना शुरू करेंगे इसको? अच्छा, पहले ये बताएं कि सारे इस इवेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ मुत्तफिक हैं? किसी का ये ख्याल तो नहीं कि B1 गिवन R होगा? यस सर। यस मतलब एग्रीड, जो लिखा है उस पर एग्रीड या यस सर, एग्री। एग्रीड? ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू है या किस तरह से निकालेंगे? चलो से पहले हम R इंटरसेक्शन B1 निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उस B1 निकालें। क्यों?
सर लाइक हमारे पास हमें आर कंडीशनल B1 चाहिए, तो हमें ये बताया गया इक्वल होता है हमारे पास R इंटरसेक्शन B1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। चलिए तो ठीक है, हमें ये बात ठीक है आपकी। चलें इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मुझे इस फॉर्मूला को, अच्छा चलें अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा? R इंटरसेक्शन B1 मैं कैसे निकालूंगा? देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली कि यहाँ पे अभी क्योंकि हम लोग बेस थ्योरम की बात करते आए हैं, तो आप लोग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को भी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखें और ट्री डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है। दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इनसाइड द क्वेश्चन। हम यहाँ पे ये इवेंट ऑलरेडी लिख चुके हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें बताया गया था कि 25% ऑफ ब्रांड 1's DVD प्लेयर्स रिक्वायर वारंटी रिपेयर वर्क। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर एक बंदे ने ब्रांड 1 का DVD प्लेयर खरीदा है तो क्या चांस है कि उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज जस्ट लाइक रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये डायरेक्टली आपको वैल्यू सवाल के अंदर 0.25 बताई गई है, आपको इस पे बेस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इवेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है, जिस फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इस पे गौर करना है। आप अगर इसको जैसे मिस कर जाते हैं तो यू वुड बी वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली। आप R इंटरसेक्शन B1 निकाल, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इंटरसेक्शन इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 को मल्टीप्लाई करेंगे R गिवन B1 के साथ। यू शुड ऑलरेडी रियलाइज कि ये जी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी वो कट हो जाएगा, तो सिंपली वही आ जाएगा। बिल्कुल, तो मतलब आखिर में आना वही है। तो वो जब आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, यू डोंट नीड टू गो अबाउट यूजिंग फार्मूलाज। कर भी लेंगे ज़ाहिर है आंसर वही आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो एप्लीकेबल है, लेकिन यू वुड बी वेस्टिंग टाइम। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप नोट करें कि गिवन इन्फॉर्मेशन मैचेस व्हाट इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन द क्वेश्चन, व्हिच इज डायरेक्टली 0.25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज अ DVD प्लेयर दैट विल नीड रिपेयर व्हाइल अंडर वारंटी। ये इवेंट क्या बनेगा? जी क्लास, सेकंड क्वेश्चन का इवेंट आपके पास किस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूं इसको? इसमें हमारे पास जो ब्रांड है वो अनसर्टेन है। नहीं, अब देखिए यहाँ पे ब्रांड की कोई बात नहीं की गई। आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि कोई भी प्लेयर ऐसा परचेज किया जाए, कोई भी प्लेयर परचेज किया जाए, क्या चांस है कि उसमें वारंटी रिपेयर की ज़रूरत होगी। अब ब्रांड की कोई बात नहीं की गई कि ब्रांड कौन सा है, या ये वाला ब्रांड के प्लेयर की क्या प्रोबेबिलिटी है रिपेयर चाहिए होगा। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सिंपली द प्रोबेबिलिटी दैट अ परचेज्ड प्लेयर नीड्स रिपेयर। तो सिंपल आपके पास इवेंट जो है वो बन जाएगा आर का, यानी कि आर इज द इवेंट दैट अ प्लेयर नीड्स रिपेयर। अब देखिए फर्क ये बना है कि जब पहले हम रिपेयर की प्रोबेबिलिटी लिखते थे, या जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, वो ब्रांड स्पेसिफिक थी। ब्रांड 1 का होगा 25% को रिपेयर चाहिए, ब्रांड 2 का प्लेयर है 20% को रिपेयर चाहिए। अब सवाल के अंदर ब्रांड की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि जितने भी बिकते हैं प्लेयर्स, आपने उनके ऊपर एक जेनेरिक अप्रोक्सीमेशन या एक जेनेरिक एस्टिमेशन लगानी है, तो उनमें से कितनों को रिपेयर चाहिए होगी। अब आप ब्रांड के बारे में कुछ नहीं कह रहे। तो बेसिकली आप असल में रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर सवाल ऐसा था जिसके अंदर हमने
बड़े बेसिक प्रोबेबिलिटी स्टेप्स इस्तेमाल करके सारों को इकट्ठे ही बेस थ्योरम के एक आंसर के अंदर इस्तेमाल किया था। यहाँ पे असल में जो आपसे मांगी जा रही है प्रोबेबिलिटी, इसके लिए आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सिर्फ अप्लाई करनी होगी। यानी जैसे बेस थ्योरम के अंदर आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई करते थे, लेकिन इट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसीजर। यहाँ पे आपने सिर्फ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने बात की थी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से जो फर्स्ट स्टेज इवेंट्स होते हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं, उनका इफेक्ट इलिमिनेट हो जाता है, और जो सेकंड स्टेज इवेंट होता है, जो कि जाहिर है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है कि वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इवेंट्स यहाँ पे ओरिजिनली कंडीशनिंग है। तो जब आप सेकंड स्टेज इवेंट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी यानी कि रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, तो आपको बेसिकली हर इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को किसी तरह से एडअप करना है, ताकि आपके पास वो फर्स्ट स्टेज के सिलेक्शन का इफेक्ट एलिमिनेट हो जाए और सिर्फ उस सेकंड स्टेज की अनसर्टिनिटी का इफेक्ट बाकी रहे। सही है, समझ आ रही है यहां तक? कोई सवाल नहीं है? Yes. ठीक है। तो अगेन अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि फर्स्ट स्टेज इवेंट्स जिनको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव का अगेन मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज इवेंट्स जो आपके पास लिस्टेड हैं, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ना हो जो सैंपल स्पेस में लाई करती हो, जो कि इन तीन इवेंट्स में कवर ना हो रही हो। तो अगर आप ब्रांड्स की बात करें तो ये मैंने शुरू में कहा था कि आपने नोट करना है, आपको कहा गया है सिर्फ 3 डिफरेंट ब्रांड्स हैं आपके पास, नो मोर देन 3, नो लेस देन 3। आप इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो अगेन दिस एड्स अप टू 1, यानी कि 100% ऑफ डीवीडी प्लेयर्स सोल्ड बाय द स्टोर आर फ्रॉम वन ऑफ दीज 3 ब्रांड्स ओनली। देयरफॉर जो फर्स्ट स्टेज इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव हैं, उनके अलावा आपके पास सैंपल स्पेस में किसी और पॉसिबल आउटकम की जगह बाकी नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्टिव कंडीशन चेक हो गई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इज द नेक्स्ट कंडीशन यू मस्ट चेक। जाहिर है अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्लेयर है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो दूसरे या तीसरे ब्रांड का नहीं है, तो जाहिर है एक ब्रांड का प्लेयर दूसरे वाले के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अगर आप रियल वर्ल्ड में आए कि अच्छा ठीक है दे माइट हैव अ कोलैबोरेशन और समथिंग, लेकिन उस तरह किस्म की अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में आपने नहीं जाना अगर आपको इन्फॉर्मेशन सिंपल प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है ब्रांड 1 का जो प्लेयर है वो, अगर प्लेयर ब्रांड 1 का है तो वो ब्रांड 2 या ब्रांड 3 का नहीं हो सकता, इसी तरह 2 का है तो 1 या 3 का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इवेंट्स 1, 2 एंड 3 इन द फर्स्ट स्टेज आर mutually exclusive and exhaustive. Therefore, you can apply the law of total probability to eliminate the effect of uncertainty in stage 1 and find the total probability of a particular event that belongs to stage 2, जो कि आपकी रिपेयर का इवेंट है। तो बेसिकली अब जो आपका probability of repair है, the probability that any randomly purchased DVD player will need repair while under warranty is basically the probability that it will need repair and that it was a brand 1 player plus the probability that it needs repair and it was a brand 2 player plus it needs repair and it was a brand 3 player. अब याद रहे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टर्म्स आप ऐड करते हैं वो इंटरसेक्शन की होती हैं, नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सेकंड पोर्शन। हमेशा अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी की इस पे जाएं जनरल डेफिनेशन पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि सेकंड स्टेज इवेंट जिसकी आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और फर्स्ट स्टेज इवेंट्स आप एलिमिनेट करें, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल है सम ऑफ द इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, नॉट द सम ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो ये गलती नहीं करनी, सम ऑफ इंटरसेक्शन इवेंट्स को की प्रोबेबिलिटीज का आपने सम लेना है, और फिर आप इस इंटरसेक्शन का सम जो है उसको जाहिर है कि आगे मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड द प्रायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट स्टेज इवेंट्स, जो कि बेसिकली हम देखते आए हैं कि अब जैसे मैं यहाँ पे आउटकम मेरा क्या होगा, यहाँ पे आउटकम मैं देख रहा हूँ, तो आउटकम जो है
वो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन इवेंट है, और फिर जाहिर है कि इसका ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी, वो पूरे पाथ के ऊपर जितने भी सेगमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है। तो जाहिर है कि दिस वुड obviously become the product of R given B1 conditional probability and prior probability of the first stage event. तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ as R given B1 times probability of B1 plus इसी तरह से for R given B2 times probability of B2 plus R given B3 times probability of B3. बेसिकली जो अब मैंने लिखा है ये आपकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की फाइनल फॉर्म होती है जो हम जेनेरिक केसेस में देखते आए, लेकिन अगेन आप उसको, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको वो फाइनल फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसको सिर्फ इवेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करके कि अच्छा ये वाला इवेंट है, अच्छा अगर ये सारे फर्स्ट स्टेज इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं, तो मैंने इन सारी पर्टिकुलर ब्रांचेस का की प्रोबेबिलिटीज का सम लेना है, यानी कि जहां जहां पे मेरे पास फाइनल स्टेज रिपेयर की, आई नीड टू फॉलो दिस पाथ, फाइंड इट्स टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पाथ, जिसके लिए मुझे फिर सारे सेगमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करनी है। आई नीड टू ऐड इट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेकंड पाथ, जिस पे अगेन मेरे पास सेकंड स्टेज का आउटकम सेम आता है, जिसकी मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, एंड आई नीड टू ऐड इट to the probability of this third possible path जिस पे second stage में again मेरे पास same outcome आता है। तो this becomes 0.25 times 0.5 plus 0.20 times 0.3 plus 0.2 times 0.1, क्या आंसर आता है? 0.25 I believe 0.205. ठीक है, यस सर। सही। ये सबको समझ आया है सेकंड पार्ट में हमने क्यों क्या किया है, किस तरह से किया है? तो ये सेकंड ब्रांड में 0.20 नहीं है, 0.30 है हमारे पास कहाँ पे? सर ब्रांड 2 में हमारे पास जो वैल्यू है उसकी R गिवन B2 की, R गिवन B2 वो आप कह रही 0.3 है, ये वाली वैल्यू? वो 0.30 है, आपने 0.20 लिखा है। ये 0.30 क्यों है? यहाँ पे आपको कहा गया ना परसेंटेज फॉर ब्रांड 2 इज 20%। अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं, ये भी मैंने स्विच करके लिख दिया, जो 0.3 थी वो मैंने बाद में लिख दी, 0.2 पहले लिख दी, अगर इसकी बात करें। यस सर। हाँ तो वो उसको आप लिख दे 0.3 टाइम्स 0.2, एक ही बात है। अच्छा थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, इफ अ कस्टमर रिटर्न्स टू द स्टोर विद अ डीवीडी प्लेयर दैट नीड्स वारंटी रिपेयर वर्क, ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे कंडीशन लग गई, द प्लेयर डज नीड रिपेयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्रांड 1 डीवीडी प्लेयर? उसी का एक और सब पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ ब्रांड 2 डीवीडी प्लेयर और अ ब्रांड 3 प्लेयर। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रांड क्या है, कुड बी 1, 2 और 3, आपसे तीनों पूछी जा रही, गिवन दैट इट नीड्स रिपेयर। तो अगर हम पीछे जो हमने सोल्यूशन किया है उसको देखें, तो हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बताई गई थी वो अगेन रिपेयर गिवन अ पर्टिकुलर ब्रांड थी। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ब्रांड गिवन दैट इट नीड्स अ रिपेयर। तो यहाँ पे अब आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसको अगर मैं करूँ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए, दिस इज डायरेक्टली intersection of the two events divided by the probability of the conditioning event that it needs repair। अब ये वाली कम से कम ब्रांड 1 के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम पार्ट्स 1 और 2 में कर चुके हैं। हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दिस बिकम्स 0.25 टाइम्स 0.5 फर्स्ट ब्रांच की, तो दिस इज
5 टाइम्स 0.25, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे बेस थ्योरम में अप्लाई करनी होती है वो आप पहले ही पार्ट 2 में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, जो कि हमने निकाली 0.205। इस तरह से अब आपके बेस थ्योरम की एप्लीकेशन जो है वो सिंपल होगी, क्योंकि जो उसके सारे इंडिविजुअल पार्ट्स थे वो आप पहले इवेल्युएट कर चुके थे। तो आपने सिंपली यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन अप्लाई की और उससे आपने अपना आंसर निकाल लिया। सही। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्रांड 2 प्लेयर गिवन दैट इट नीड्स वारंटी वर्क, वो आप निकाल लेंगे। अगेन यही डेफिनेशन हमेशा एप्लीकेबल होगी। आपको बेस थ्योरम की वो फाइनल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको, उसकी सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और यानी कि आप खुद उसको डिराइव भी कर सकते हैं, और उसको करना शायद आपके लिए सिंपलर हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको सारे रिक्विजिट स्टेप्स जो हैं उनको कर रहे होंगे प्रोग्रेसिवली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, जाहिर है V2 इंटरसेक्शन R आपके पास ये वाला आउटकम है। इस पूरे पाथ की आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एज 0.3 टाइम्स 0.2 डिवाइडेड बाय 0.205। दिस वुड बी 0.293। ठीक है। बेस थ्योरम अप्लाई किए बगैर बस आखिरी बात, ब्रांड 3 यानी कि बेसिकली इसकी आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं बगैर बेस थ्योरम अप्लाई किए, जो हमने अभी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर ली है उस निकल आई है उसको देखते हुए। सारी ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी आपके पास डीवीडी प्लेयर रिपेयर के लिए आएगा, आपको पता है कि 3 ही ब्रांड्स आपके पास हैं, तो जितने भी डीवीडी प्लेयर्स रिपेयर के लिए आएंगे या वो ब्रांड 1 के होंगे, या वो ब्रांड 2 के होंगे, या वो ब्रांड 3 के होंगे। अगर आपको पता है कि रिपेयर के लिए आने वालों में से 61% ब्रांड 1 के हैं, 29.3% ब्रांड 2 के हैं, अब ये बेसिकली वो बात होगी जो मैंने शुरू में आपको एक ऑल्टरनेट ट्री डायग्राम बनाई थी। अब आप उस फॉर्मुलेशन पे पहुंच गए, तो आप डायरेक्टली ये इससे ये भी कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन R माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन R। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, या आप ऑल्टरनेटिवली अगेन B3 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R करके निकालें, एक ही बात है। लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट आनी चाहिए। ठीक है, ये हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ इस तरह से आपके पास वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.097, या अगर मैं इसको एवेल्यूएट करूँ एज B3 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R, तो ये वैल्यू आती है 0.2 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 0.205। और अगेन ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.097 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ राउंडिंग ऑफ की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं आगे जाके डेसिमल प्लेस में फ़र्क आ रहा हो, क्योंकि ये हमने ट्रंकेट किए हुए हैं, लेकिन मेरे पास बहरहाल ये दोनों एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर आप बेसिक डेफिनेशंस वगैरह इस्तेमाल करें जो कि कॉमनली एप्लीकेबल हैं सब पे, सारे जनरल इवेंट्स पे, तो यू शुड एंड अप एट द सेम वैल्यू, जो मर्जी पाथ आप इस्तेमाल करें एज लॉन्ग एज यू डू इट राइट। लेकिन जो स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ओनली अप्लाइज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इसी तरह से जो हम पीछे देखते आए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्पेसिफिक फॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इसी तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन स्पेसिफिकली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये याद रखिए कि फिर वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होते हैं जब उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस मीट होती हैं। वो अगर आप गलत या कंडीशन ना मीट करने वाले इवेंट्स पे लगाएंगे तो फिर आपका सोल्यूशन गलत होगा। ठीक है, ये दो एग्जांपल सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी का?